क्लास 11 राजनीति विज्ञान की आज की कक्षा में हम पिछली कक्षा में बात किए थे कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उस संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। आज की क्लास में उसके आगे की चर्चा करेंगे। हमने 2 एक्ट को पढ़ा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। थोड़ा सा सरसरी निगाह में एक बार इसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज 2 एक्ट और पढ़ेंगे। (1773) का रेगुलेटिंग एक्ट। (1773) के रेगुलेटिंग एक्ट की क्या क्या विशेषताएं थी, ये हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 1773 में जब एक्ट ये ब्रिटिश संसद से बन के आया तो इसमें निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को माफ कीजिएगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस गवर्नर जनरल के अधीन जो बंगाल का गवर्नर था, उसके अधीन ही जो 2 बाकी प्रेसिडेंसियां थी, कलकत्ता और मद्रास, उसको इसके अधीन कर दिया गया। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि विधायी अधिकार अभी भी मद्रास और बंबई के गवर्नर के पास थे। बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए एक गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया था, जो कार्यकारी परिषद कहलाती थी। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था कि वह बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या सलाह देगी, क्या कुछ उसके कार्य में सहायता करेगी। अगली चीज ये थी कि सन 1774 में कलकत्ता में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। (1774) में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम सर इलियास एम्पे था। इसके बाद हमने देखा था कि इसी एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी का कोई भी अधिकारी भारतीयों से ना तो किसी भी प्रकार की पुरस्कार को ले सकता है और ना ही किसी प्रकार की रिश्वत को ले सकता है। इस प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई और साथ ही वह अधिकारी किसी भी प्रकार के अपने निजी व्यापारों को नहीं कर सकता है। अगली चीज थी कि कंपनी के शासन को चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, जो कंपनी का शासन चल रहा था, उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया, जो कंपनी से संबंधित मामलों के लिए भारतीय नागरिकों से संबंधित, उनके सैन्य शक्तियों से संबंधित और राजस्व से संबंधित
समस्त प्रकार की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगी, ऐसा अनिवार्य बना दिया गया और ऐसा कार्य सौंपा गया जो ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये तो बात 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की थी। थोड़ा सा हम देख लेते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सत्रह सौ चौरासी का पिट्स इंडिया एक्ट, इसे सेटलमेंट्स एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स इसको कह सकते हैं आप। और ये तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के द्वारा दिया गया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की क्या विशेषताएं हैं इसको हम जानते हैं। सबसे पहले इसका काम यह था कि इसने कंपनी के व्यापारिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, पहला इसमें जो प्रावधान किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, वो यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के राजनीतिक अधिकार और व्यापारिक अधिकार दोनों को अलग अलग कर दिया गया। दूसरा था कि इसके निदेशक मंडल को व्यापारिक कार्यों से संबंधित जो अधीक्षण की अनुमति थी वो तो प्रदान कर दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों से संबंधित जो भी बातें थी वो नियंत्रण बोर्ड के गठन से शुरू हुई। पहला चीज किया गया कि राजनीतिक व व्यापारिक अधिकार राजनीतिक व व्यापारिक अधिकार अलग अलग कर दिए गए। दूसरा, व्यापारिक कार्यों से संबंधित मामलों के लिए निदेशक मंडल इसका अधीक्षण तो कर सकता था। निदेशक मंडल व्यापारिक कार्यों से संबंधित कार्यों को देखता था, और जबकि राजनीतिक कार्यों को कौन देखता था? एक अलग से ब्रिटिश संसद ने एक अलग से बोर्ड का, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जो राजनीतिक मामलों से संबंधित कार्यों को कंपनी के अंदर देखता था। इस प्रकार से द्वैध शासन की व्यवस्था, एक ही कंपनी में दो निकाय, एक व्यापारिक कार्यों से संबंधित कार्य को देखता है और दूसरा राजनीतिक संबंधों को कार्यों को देखता है। इस प्रकार से ये प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि द्वैध शासन की व्यवस्था किस एक्ट के तहत शुरू की गई थी, तो आप ध्यान दे लें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हो गई। नियंत्रण बोर्ड को शक्तियां यह प्रदान की गई कि वह भारतीय नागरिकों से संबंधित और उनके राजस्व तथा सैन्य विभाग से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी रखेगा, उसका अधीक्षण करेगा और उसका नियंत्रण करेगा। कौन? नियंत्रण मंडल। नियंत्रण मंडल राजनीतिक मामलों की जिसके लिए राजनीतिक मामलों के अधीक्षण और राजनीतिक मामलों से संबंधित जानकारी के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, और इस बोर्ड का कार्य था कि वह भारतीय नागरिकों
उसके सैन्य मामलों, व राजस्व से संबंधित समस्त प्रकार के कार्यों का अधीक्षण करेगा और इस पर नियंत्रण भी स्थापित कर सकेगा। तो इसके तहत महत्वपूर्ण दो चीजें हो गई कि संपूर्ण जहां ब्रिटिश शासन का, कंपनी का जहां जहां अधिकार था, उस भारत को हम जानने लगे कि यह भारत कैसा भारत है, कंपनी के अधीन है। ब्रिटिश आधिपत्य, ऐसे भारत को जहां कंपनी का अधिकार था, जहां कंपनी अपना कब्जा जमाए थी, उसको ब्रिटिश आधिपत्य भारत कहा गया, अर्थात वहां ब्रिटिश शासन लागू हो गया था। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। अभी तक ब्रिटिश शासन कंपनी के किसी भी मामले पर हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन अब पूरा नियंत्रण कंपनी का जो है वो ब्रिटिश शासन के पास चला गया। इस प्रकार से हमने 2 एक्ट को पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे (1833) का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में कौन कौन से प्रावधान थे? हम पढ़ेंगे 1833 के चार्टर एक्ट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी और यह क्यों महत्वपूर्ण है, इस चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे। 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो ब्रिटिश भारत के विकेंद्रीकरण हेतु महत्वपूर्ण है। इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ब्रिटिश भारत के विकेंद्रीकरण के लिए, सेंट्रलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। (1833) का चार्टर एक्ट जो है वो ब्रिटिश भारत के विकेंद्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम जानते हैं कि कौन कौन से प्रावधान थे। हमने देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके अधीन दोनों प्रांत, जो दोनों प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास और बंबई, उसके अधीन कर दी गई। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था वो अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात पहला प्रावधान ये था, पहली विशेषता ये कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जाहिर सी बात है कि अभी बंगाल का गवर्नर केवल बंगाल में और उसके अधीन वाले प्रांत जो बंबई और मद्रास में थी प्रेसिडेंसियां, उस पर आधिपत्य था, लेकिन अब बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और इस गवर्नर जनरल के अधीन समस्त प्रकार की सैन्य शक्तियों को व नागरिक शक्तियों को निहित कर दिया गया। अर्थात गवर्नर जनरल को समस्त प्रकार की
नागरिक व सैन्य शक्ति जो बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का जब गवर्नर जनरल बना तो उस गवर्नर को समस्त प्रकार के नागरिक और सैन्य शक्तियों को इस गवर्नर जनरल को दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार एक ऐसी सरकार का गठन किया गया जिसका नियंत्रण संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में था। क्योंकि यह गवर्नर जनरल इतना शक्तिशाली हो गया तो इस अधिनियम के तहत सरकार का निर्माण ऐसे किया गया, एक ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जो संपूर्ण जहां ब्रिटिश शासन का कब्जा था वहां जो संपूर्ण ब्रिटिश भारत ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जो कि संपूर्ण ब्रिटिश भारत में उसका नियंत्रण स्थापित हो। और इस प्रकार से बंगाल का गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल बना और प्रथम गवर्नर जनरल बनने का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। आप कल देखे 1773 के अधीन जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन यहाँ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। अब जब इस प्रकार की सरकार का गठन किया गया कि वे संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर नियंत्रण रख सके, तब क्या किया गया कि जो मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी के पास जो विधायी संबंधी अधिकार, विधायी का कानून संबंधी अधिकार थे, उसको क्या किया गया? उससे वंचित कर दिया गया। अर्थात मद्रास व बंबई मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी की विधायी अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और भारत का गवर्नर जनरल संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर, जहां जहां ब्रिटिश कंपनी की हुकूमत थी, जहां जहां सत्ता था, वह संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो गया, असीमित अधिकार दे दिए गए। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को
असीमित विधायी अधिकार प्रदान किए गए। भारत का गवर्नर जनरल इतना शक्तिशाली बना दिया गया कि वह संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर कहीं भी वह विधायी अधिकार अर्थात कानून बनाने की शक्ति उसके अंदर निहित कर दी गई। और जब ये विधायी अधिकार बनाता था गवर्नर जनरल, इन विधायी अधिकारों के तहत जो पहले से अधिकार बने थे उसको जो इस कानून के तहत 1833 के कानून के पहले के जो कानून बने थे उसको कहा गया नियामक कानून। और इस एक्ट के तहत जो नए कानून बने उसको कहा गया एक्ट या अधिनियम। जो पहले से बने कानून थे उसको नियामक कानून कहा गया। और इस कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या जिसे हम अधिनियम कह सकते हैं, इस कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट कहा गया। और पहले से जो कानून बने थे उनको हम नियामक कानूनों की संज्ञा दे दिए। इसी कानून के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके व्यापारिक कार्यों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अर्थात व्यापारिक निकाय के रूप में जो अभी कंपनी कार्य कर रही थी उसकी गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक निकाय से कंपनी के व्यापारिक निकाय से संबंधित गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। और अब ये जो कंपनी जो व्यापारिक निकाय के रूप में काम कर रही थी अब यह प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करने लगी। क्योंकि वह गवर्नर जनरल जो इसका प्रमुख था
उसने विधायी संबंधी संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र में अधिकार प्राप्त कर लिए थे और यह कंपनी का जो निकाय था यह विशुद्ध रूप से अपने शुद्धतम रूप में राजनीतिक निकाय बन गया। अब यह प्रशासनिक निकाय बन गया। चूंकि कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित समस्त प्रकार के कार्य को समाप्त कर दिया गया और जब विधायी अधिकार इसके अधिकारी को प्राप्त हो गए तो यही कंपनी का जो व्यापारिक निकाय था अब अपने शुद्धतम रूप में प्रशासनिक निकाय बन गया। कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र जो ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे पर रह गए। जो व्यापारिक रूप से कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र थे वो ब्रिटिश राजशाही के, ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो भी उत्तराधिकारी थे उनके और जो भी उनके विश्वास पात्र थे उनको ऐसे अधिकार प्रदान कर दिए गए कि आप यहाँ कब्जा करके व्यापारिक कार्यों को कर सकते हैं। अगली इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसी चार्टर एक्ट के तहत 1833 के 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ही सबसे पहले खुली प्रतियोगिता सिविल सेवकों के लिए हुए पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती हेतु पहली बार खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया और यह कहा गया कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को इसके तहत किसी भी पद पर और कार्यशील रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात चाहे वो भारतीय हो चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, किसी भी व्यक्ति को पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसी संकल्पना जब धारित हो गई तो इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया और यह जो प्रावधान है वह लागू नहीं हो पाया। प्रयास तो किया गया परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आपने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। उसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। तो सिविल सेवकों की पहली बार भर्ती के लिए जिसमें भारतीय नागरिकों को भी पद प्राप्त करने के लिए अनुमति प्रदान की गई कि आप किसी भी कार्यालय में या सैन्य शक्तियों में रोजगार को आप हासिल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी जब उसका विरोध शुरू हुआ तो यह जो सिविल सेवकों के लिए पहली बार जो खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया था इस एक्ट के तहत वह सफल नहीं हो सका।
क्योंकि यह प्रावधान लागू ही नहीं हो सका। तो इस प्रकार से हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1833 का चार्टर्ड एक्ट जो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बतला रहे हैं, आपकी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से ये भारतीयों के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। अगला एक्ट हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। के चार्टर एक्ट अचानक नहीं आया। 1793 से लेके 1853 के दौरान कई प्रकार के चार्टर्ड एक्ट भारत में आए, लेकिन उसका क्या ज्यादा इम्पोर्टेंस अपने संविधान में है। हम चूंकि उसकी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सीधे हम 1853 के चार्टर्ड एक्ट की तहत ही बात करेंगे कि यह क्यों महत्वपूर्ण रहा, ये किस हेतु महत्वपूर्ण है तथा इस एक्ट की संवैधानिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, संविधान में इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए जानते हैं। यह संविधान का के लिए, उसके विकास के लिए, अर्थात ये चार्टर्ड एक्ट संवैधानिक विकास के यह एक्ट जो है वो संवैधानिक विकास हेतु इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो देखने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि एक एक्ट के बाद जो दूसरा एक्ट आता है वो क्यों आता है। दूसरे एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए अगले एक्ट को या अगले कानून को लाया जाता है। तो इसमें और भी प्रावधान हुए। सबसे पहला गवर्नर जनरल के अधिकार से संबंधित बात करते हैं। गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था विधायी अर्थात कानून बनाने संबंधी अधिकार और प्रशासनिक अधिकार अभी तक एक ही थे, लेकिन गवर्नर जनरल के विधायी अधिकार और प्रशासनिक अधिकार अलग अलग कर दिए गए। और आपने देखा था कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था उसके लिए गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। इस कार्यकारी परिषद में ही ये 6 नए पार्षद जोड़ दिए गए जो विधायी पार्षद के नाम से जाने जाते हैं। ये 6 नए पार्षद गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जोड़ दिए गए और सर्वप्रथम इसी एक्ट के तहत इन विधायी पार्षदों को केंद्रीय विधायी पार्षद कहा गया, केंद्रीय पार्षद कहा गया। और इन्हें सर्वप्रथम स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। इनमें से जो 6 नए थे
6 नए पार्षद जो थे उनमें से 4 को स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और स्थानीय प्रतिनिधित्व का मतलब है ये 4 जगह से चुन के आएंगे। और वो 4 जगह कौन कौन सी थी? स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया और ये 4 स्थान थे बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा। सर्वप्रथम ये जो आप देख रहे हैं 1 का मतलब गवर्नर जनरल, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय जो परिषद का गठन किया गया था, कार्यकारी परिषद वो, और 6 नए सदस्यों को जोड़ दिया गया। और इस समूह को ही केंद्रीय विधान परिषद का नाम दिया गया। केंद्रीय या भारतीय विधायी इसी को केंद्रीय विधान परिषद का नाम दिया गया। और इन 6 सदस्यों में से 4 को, इन 6 नए सदस्यों में से, नए पार्षदों में से 4 को स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया कि यह 4 जगह से चुन कर आएंगे। और वो कहां से? बंगाल से 1, मद्रास से 1, बंबई से 1 और आगरा से 1 प्रतिनिधि चुनकर इस 6 सदस्यीय समूह में शामिल होंगे। इस केंद्रीय विधान परिषद में वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद की थी, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद में ब्रिटिश संसद अर्थात भले ही यह छोटे रूप में भारत की विधान परिषद थी, लेकिन इसने कहीं ना कहीं भारत की आधुनिक संसदीय व्यवस्था का, जो भारत में आधुनिक संसद की व्यवस्था है, उसको एक छोटे रूप में अपने आकार में इसे ढाल लिया था। पहली बार विधायिका को सरकार के विशेष कार्य के रूप में कार्य मिला। ये विधायिका जो थी वो सरकार के संबंधित कानूनों बनाने के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि विधायिका को सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया कि सरकार का काम विधायिका किस प्रकार से करेगी। तो पहली बार विधायिका क्या है? वह निश्चित स्थान जहां कानून का निर्माण होता है वो विधायिका कहलाती है। तो पहली बार विधायिका को सरकार के महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जाना गया।
1853 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक अधिकार अलग अलग कर दिए गए और इस प्रशासनिक अधिकार को अलग करने के बाद जो इसकी गवर्निंग बॉडी थी, माफ कीजिएगा, जो विधायी कार्यकारी परिषद थी, उस परिषद में 6 और नए पार्षदों को स्थान दिया गया। ये 6 नए पार्षद में से 4 पार्षदों को स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, जिसमें से बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा से प्रत्येक से एक पार्षद चुन के आते थे और इस पूरे बॉडी को केंद्रीय विधान परिषद का नाम दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद की वही प्रक्रिया होती थी जो ब्रिटिश संसद की प्रक्रिया थी। पहली बार विधायिका को सरकार के महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जाना गया, अर्थात विधायिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग हो गई। जो 1833 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था कि सिविल सेवकों की खुली परीक्षा कराकर उनकी भर्ती के संबंध में, वो प्रावधान एक बार पुनः 1853 के चार्टर एक्ट में पुनः से इसको लागू करने का प्रयास किया गया और यह प्रयास पुनः सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया और भारतीय सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए भारतीय सिविल सेवा के संबंध में सन 1854 में मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन में, 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। सन 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति का कार्य भारतीय सिविल सेवा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण भारतीय सिविल सेवा के संबंध में इसने लॉर्ड मैकाले ने अपने सुझाव दिए। इस प्रकार से लॉर्ड मैकाले को भारत में सिविल सर्विसेज का, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, चूंकि इन्होंने अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, तो लॉर्ड मैकाले को भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा भी जा चुका है परीक्षा में। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, चूंकि ये संवैधानिक विकास हेतु महत्वपूर्ण है, 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया। कंपनी के शासन को विस्तारित करने की बात ये थी इस एक्ट के तहत जो था वो कंपनी के शासन को विस्तारित किया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड का डोमिनियन, आप समझिए
राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया। अर्थात इंग्लैंड के अधिराज्य के रूप में भारत को दर्जा प्रदान किया गया, लेकिन इसका समय, जैसे पूर्व में समय निर्धारित किए जाते थे एक्ट में, इसमें किसी समय की व्यवस्था नहीं थी कि कितने समय के लिए ये किया जा रहा है। अतः यह स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि जब इस प्रकार की किसी समय की व्यवस्था नहीं थी तो यह संसद द्वारा कभी भी इस प्रकार के डोमिनियन को समाप्त किया जा सकता था। तो कंपनी के शासन को विस्तारित किया गया और साथ ही भारतीय क्षेत्र को कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया और साथ ही भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का प्रावधान किया गया। और यह कब्जा कब तक का होगा, ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। अतः यह कभी भी संसद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अर्थात संसद के द्वारा कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता था, ऐसी व्यवस्था इसमें रखी गई। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आज हमने 2 एक्ट और पढ़े, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। इनकी क्या क्या विशेषताएं थी इसको भी हमने जाना। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कंपनी के शासन को 1773 से 1858 तक के भाग को अध्ययन कर रहे हैं। कंपनी के शासन को, जो कंपनी का शासन था उसको हम 1773 से 1858 तक के काल का अध्ययन कर चुके हैं, करते हैं। और ताज के शासन, जो क्राउन का शासन है, उसको हम 1858 से 1947 तक के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने कंपनी के शासन से संबंधित जो भी एक्ट अधिनियम थे उसका अध्ययन किया। जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्राउन का शासन सीधे जब सरकार अपने हाथ में ले लेगी, ब्रिटिश शासन, तो हम वहां से अध्ययन जारी रखेंगे। तो आप जो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान, भारतीय संविधान से संबंधित समझ रहे हैं, आप सारे एक्ट को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से उसका जो भी विशेषताएं हैं उसको ध्यान में रखिए।